जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा एक बार फिर जनरल बिपिन रावत जी को लेकर आपके सामने हूँ। जब तक मैं आगे बढ़ूँ तब तक इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते ही कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, संस्कृति, भाषा, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। जनरल बिपिन रावत आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वे हमेशा देशवासियों को और सेना को विशेष तौर पर याद आते रहेंगे। आखिर ऐसा क्या है कि जनरल रावत भारतीय सेना को क्या कुछ दे गए? एक दो लाइनों में कहें तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि वो भारतीय सेना को रक्षात्मक मुद्रा से आक्रामक मुद्रा में दुश्मनों के खिलाफ ले आए। डिफेंसिव मोड से वे उन्हें एग्रेसिव मोड में ले आए। और इसके अलावा भारतीय सेना को वे आधुनिकीकरण में जुटे थे। ऐसा नहीं है कि पहले के जनरल या आर्मी के जो ऑफिसर्स थे, वायुसेना या थल जल सेना, इनके अफसर नहीं चाहते थे, वे भी चाहते थे, सब अफसर चाहते थे, परंतु राजनीतिक नेतृत्व तो इतना ढीला ढाला था, लुंज पुंज, कि वो फाइलों को सरकाते नहीं आगे बढ़ता था। और आर्मी और जितने भी ये जो रक्षा के जितने भी वो उपकरण खरीदे जाते थे, उनमें उनको दलाली ले ली जाती थी। और जनरल रावत का सबसे बड़ा, मैं जो पहले कह चुका हूँ कि वो आर्मी को डिफेंसिव मोड से एग्रेसिव मोड में ले आए थे। एक छोटा सा किस्सा आपको बता देता हूँ। कश्मीर में जब वहाँ आतंकवादियों का राज जैसे कह सकते हैं चल रहा था, और वहाँ के जो लोग आतंकवादियों के समर्थन में होते थे, तो वे बच्चों को और महिलाओं को पत्थर बाज करके आगे भेज देते थे उनके निशाने पे। और वहाँ की वो महिलाएं और बच्चे आर्मी के सैनिकों पर कूड़ा फेंकती थी और उन पे थूकती भी थी। ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे। और आर्मी इसलिए चुप रहती थी कि उनको पता था कि पीछे का जो नेतृत्व है वो एक हिसाब से नपुंसक जैसा था। लेकिन आज किसी के भी हिम्मत नहीं है कि वह ऐसा कर सके। आपको याद होगा, एक कश्मीर में पत्थरबाजों से बचाने के लिए एक आर्मी के अफसर, जो संभवतः गोगई वो थे नॉर्थ ईस्ट के, वो अफसर ने एक बहुत बड़ा अच्छा एक फ़ैसला लिया था। जब पत्थरबाज आ रहे थे तो उन्होंने एक पत्थरबाज को पकड़ के आर्मी की जीप के आगे बांध दिया और कहा कि अब पत्थर चलाओ, और इससे पत्थरबाजों ने कुछ नहीं किया। तब का राजनीतिक नेतृत्व उनके खिलाफ भी यदि पहले का ही रहता तो उनके खिलाफ कठोर दंड उनको दिया जा सकता था, कोर्ट मार्शल भी हो सकता था। लेकिन भारत में राजनीतिक नेतृत्व भी बदला और जनरल रावत जैसे भी आए और उन्होंने उस आर्मी ऑफिसर को पूरी तरह से बचाया। तो आर्मी को इस मूड में ले आए थे जिस तरह के आर्मी को होना चाहिए। एक और बात बता दें, पृथ्वीराज चौहान आखिर क्यों हार गए थे एक लुटेरे गोरी से? एक लुटेरा गोरी जिसको उन्होंने कई बार भगाया और फिर वो बार बार आता रहा, और बाद में उस क्रूर धर्मांध ने उनकी आंखें निकाल दी थी पृथ्वीराज चौहान की। आखिर ऐसा क्यों हुआ? वह सब इसलिए हुआ कि पहले के जो यहाँ राजा आपस में युद्ध लड़ते रहते थे, वो एक किसी न किसी तौर पर, वो धार्मिक तौर पे या उस बंधे थे कि वो कुछ अनाचार नहीं करते थे। सेना लड़ती थी और घर चली जाती थी, प्रजा पे कोई जुल्म नहीं होते थे। लेकिन जब पश्चिमोत्तर से मुस्लिम आक्रांताओं ने यहाँ हमले किए तो उन्होंने कोई नीति कुछ नहीं देखा। उन्होंने बच्चों की हत्याएं की, महिलाओं को भी अपहरण किया, उनके बलात्कार किया और गुलाम बना के अपने साथ ले गए। वो नए हथियार भी लाए थे और उनकी जो सेना थी वो संगठित तौर पे कुछ भी जुल्म करने को तैयार रहती थी। बस उनको यह था कि किसी तरह से युद्ध जीतना है, किसी भी तरह से। और भारतीय जो राजपूत राजा थे वो ऐसा कुछ भी नहीं करते थे, वे अपने धर्म और नीतियों से बंधे थे। इसी सेना को यदि आपको युद्ध लड़ रहा है तो सेना को आपको वो सब कुछ कराने की परमिशन देनी पड़ेगी जो सामने की सेना करती है। जनरल रावत अपने बयानों के लिए भी प्रसिद्ध थे। वो खरी खरी सुना लेते थे। वो पहाड़ी आदमी थे, तो जो मन में था, जो दिल में था, वही मुँह पे भी था। उनका कोई ऐसा दोगला चरित्र नहीं था। वो जो स्पष्टवादी थे और जो अंदर मुँह में होता था, दिल में होता था, वही मुँह पे भी आता था। इसलिए उन्होंने कहा था कि भारतीय सेना जो है वो 2.5 मोर्चे पर लड़ने को तैयार है। एक था पाकिस्तान
एक था चीन और एक था वो जो आतंकवाद और भीतर भारत के भीतर के जो दुश्मन बैठे हैं, उसमें टुकड़ा गैंग टाइप लोग भी हैं। और इससे चीन भी बहुत बौखला गया था। और ये टुकड़ा गैंग को ले भी उन्होंने कहा था कि ये ऐसा नहीं, ये जो छात्र जो आजकल आंदोलन कर रहे हैं, हिंसक कर रहे हैं, इस तरीके का क्या नेतृत्व हमें नहीं चाहिए। वो सही कहते थे कि टुकड़ा गैंग को इनका पढ़ने का काम करना चाहिए, न कि वो ऐसी गतिविधियाँ करें जो JNU में होती थी या होती रहती हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी इन्होंने इस तरह के नारे लगाए थे, बाबरी मस्जिद बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते। इन सब को ये चुनौती देते थे। इसलिए मैं पहले से ही कह रहा हूँ, मेरी आशंका को आप देख रहे होंगे जो मैंने पहले वीडियो में दिया था कि जनरल रावत की मृत्यु के पीछे कोई षड्यंत्र है, कोई साजिश है। और अब देखिए छुटपुट में वही चीज़ें सामने आ रही हैं। हर बात कहीं ना कहीं अब सामने आएगी। और ये मैं पक्का कह दूं कि जांच में ये चीज़ कभी सामने नहीं आएगी। आज लिख के दे देता हूँ। लेकिन आशंका मेरी अभी भी वही है कि इसका कोई षड्यंत्र अवश्य है। और इसमें चीन या पाकिस्तान या जो भीतर इस तरह के लोग हैं जो इंडियन आर्मी को, भारत को मजबूर नहीं देखना चाहते, उनकी साजिश हो सकती है। इसलिए भारत की सरकार है, उसको इसके हर पहलू को इसकी जांच करनी चाहिए। जनरल बिपिन रावत हमें एक ऐसी सेना दे गए जो अब रक्षात्मक मुद्रा में नहीं रहती है, अब वह आक्रामक तेवरू में रहती है। वे सेना के आधुनिकीकरण में जुटे थे और जनरल कहते थे कि भारतीय सेना को चीन की तुलना में तकनीकी तौर पर और भी सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि पहले के सेना के अफसर ऐसा नहीं करना चाहते थे, परंतु तब राजनीतिक नेतृत्व इस मामले में ढुलमुल था। और इसके एक उदाहरण काफी है। कश्मीरी फ्रंट पर सेना को रक्षात्मक मुद्रा में रखा गया था, इसलिए कि तब की सरकार, प्रदेश और सेंटर, केंद्र की दोनों, और कुछ वहां के राजनीतिक दल वहां के आतंकियों का समर्थन करने वाले धर्मांध लोगों से नाराज होने से डरे रहते थे, क्योंकि उनको वोट बैंक का डर था। इसलिए कश्मीर की महिलाएं जब सैनिकों पर पत्थर फेंकती थी या थूकती थी या कूड़ा फेंकती थी तो ये राजनीतिक दल चुप रहते थे, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं। परंतु अब कश्मीर में ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। सेना अब ऐसा व्यवहार करने वालों को उनकी भाषा में उत्तर देती है, और यह सब जनरल रावत के बदौलत। जनरल रावत ने पाकिस्तानी नहीं, म्यांमार में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन किए और करवाए गए थे, और गलवान से लेकर डोकलाम तक चीन की उसी की भाषा में जवाब दिया गया था। भारतीय सशस्त्र बलों के अधिक संयुक्त रूप से एकीकृत युद्ध लड़ने के लिए जनरल रावत थिएटर कमान बनाने में लगे थे। वह निडर थे, साफ बोलते थे। सरकार और नेता जब चीन का नाम लेने से परहेज कर रहे थे तो वे ऐसे में जनरल रावत जो है चीन का नाम लेते थे और चीन का नाम लेकर बोलते थे, और उनके बयान भी साफ संदेश देते थे। जनरल रावत को सेना में उग्रवाद और लाइन ऑफ कंट्रोल की चुनौतियों से लड़ने का एक दशक का अनुभव था, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में भी वे PhD भी थे। पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद को काबू करने में और म्यांमार में विद्रोहियों के कैंपों को खत्म कराने में जनरल रावत की अहम भूमिका रही। जनरल रावत के सेना प्रमुख बनने के कुछ महीनों में ही चीन के साथ डोकलाम में तनातनी की स्थिति पैदा हो गई थी। डोकलाम भूटान में है और वहां चीन सैन्य ठिकाने बना रहा था। भारत ने वहां आक्रामक सैन्य नीति अपनाकर बड़ी संख्या में सैनिक तैनात कर दिए थे। जनरल रावत इजराइल से भी सैन्य संबंधों को बढ़ाने के पक्षधर थे। वे अमेरिका के भी निकट थे। जनरल रावत देश के दुश्मनों को जवाब देना बखूबी जानते थे, और वे सेना में थिएटर कमांड का रोड मैप तैयार कर चुके थे। जनरल रावत ने एक बार कहा था कि हर सैनिक को 5 चुनिंदा शब्द बताए जाते हैं, नाम, नमक, निशान, वफादारी और इज्जत। इन 5 शब्दों पर, इन 5 तत्वों पर हर सैनिक की नींव जोड़ी जाती है। ये 5 शब्द इतनी गहराई से उनके दिमाग में बिठा दिए जाते हैं कि जब भी उसे किसी कर्तव्य का पालन करना होता है, इन तत्वों को ध्यान में रखते हुए उसे आगे चलना होता है। और उन्होंने कहा था कि वो यकीन के साथ कह सकते हैं कि अगर भारतीय सेना पर कोई बुरी नजर डालेगा तो उसका नाश कर दिया जाएगा। तो ऐसे थे जनरल रावत। जनरल रावत सिर्फ सेना के और जो मैदान में युद्ध लड़े जाते हैं उसमें ही वो नहीं थे एक्सपर्ट, वे शैक्षणिक तौर पे भी हाईली क्वालिफाइड थे। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र की सर्वोत्तम जो डिग्री होती PhD वो भी की थी। यानी वो
उस तरीके के सैनिक नहीं थे कि जो सिर्फ सेना तक सीमित थे, वो शैक्षणिक क्षेत्र में भी आगे थे। इसलिए उनकी जो रणनीति होती कारगर होती थी और वे आर्मी को लगातार वे कहते थे कि चीन के मुकाबले हम अभी भी जो है इसमें टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे हैं, हमको और काम करना होगा। और वो इसी में जुटे थे, वो भारतीय सेना को आधुनिकीकरण में लगे थे। और वो जो अब सरकार का जो नया फैसला है कि थिएटर कमांड, उस कमांड पे भी वो काम कर रहे थे, वो बनने ही वाली थी। लेकिन हम सभी का दुर्भाग्य है, भारत का दुर्भाग्य है कि जनरल रावत को असमय जाना पड़ा। उनको आक्रामक जो है रणनीति बनाने का भी एक रणनीतिकार माना जाता है। आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। ये इस सरकार से पहले की बात है, इस समय किसी सरकार की निंदा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ पे घर घर से लोग आर्मी में हैं। ये 2014 से पहले की बात है। तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कैबिनेट की, और उन्हीं दिनों पार्लियामेंट भी चल रही थी। चिदम्बरम तब गृह मंत्री थे और अक्सर वही कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देने आते थे। मुझे एक आर्मी के जवान ने बताया था कि वह जो है बॉर्डर पे बंकर जो है बिल्कुल पाकिस्तान की सीमा से जुड़े हैं, जो कश्मीर में वहाँ पे तैनात हैं, और उनके बंकर में 10 लगभग जो सैनिक होते हैं, उसमें से मात्र 3 या 4 के पास AK-47 होती है और बाकी इंसॉस दे देती है। इंसॉस जो राइफ़ल वो ऐसी होती थी या है भी कि उसको कितनी बार उसको सफाई करो, उसकी रोज़ मरम्मत करो, उसकी देखभाल करो, फिर वो कई बार दगा दे जाती है। जबकि पाकिस्तान के जो मिलिटेंट आते थे वहाँ नंगे हाथ आते थे, और इंडियन आर्मी ये सोचती थी कि ये खाली हाथ आ रहे थे, इसके पकड़ लेंगे। लेकिन वो अचानक ही पानी में जाता था, जैसे कोई छोटा सा ताल, उधर नदियाँ तो बहुत है, छोटे छोटे नदियाँ, नाले वगैरह, उसमें से अचानक नीचे उठता था और वहाँ से उठाता था कोई हथियार और उसे फायर कर देता था। मतलब वो वहाँ AK-47 उनके लिए पहले से रखी होती थी और पता था कि कहाँ पे। और AK-47 ऐसी है कि वो पानी में भी डाल दो तो फिर भी वो उठा के ही फायर करेगी। तो अब ये सोचिए कि इंडियन आर्मी जो बिल्कुल बॉर्डर पे थी, बंकरों में थे, उनको बुलेट प्रूफ जैकेट थी, ना उनके सिर पे कुछ ऐसे जो हेलमेट दिए गए थे, और ना सबको AK-47 दी गई थी। तो ऐसे में भला इंडियन आर्मी कैसे लड़ती? आतंकवादियों थे जो खूंखार थे, और उनके पास आते थे अफ़गानिस्तान के 25-25 फुट ऊँचे 25 तो नहीं, खैर जो भी, मतलब उनके बहुत लंबे तगड़े राक्षसों जैसे उनकी जो वेशभूषा हो, उनके शक्ल, बहुत ऊंचे लोग आते थे। और उनके बीच में जो इन्होंने पहाड़ी रेजिमेंट लगाई थी, गढ़वाल, कुमाऊं, नगा, गोरखा, और उनके सामने छोटे थे, तो वो कैसे लड़ेंगे? उनको हथियारों से लड़ना था, लेकिन इनको हथियार भी नहीं दिए जाते थे। जनरल रावत ने यह सब किया कि जो आप पढ़ भी चुके हैं, क्या उन्होंने, इंडियन आर्मी अब वहाँ पे अग्रिम पंक्ति में आगे, रक्षात्मक नहीं है, अब रक्षा नहीं करती, वो उनको अटैक करती है, उनको मारती है। पिछली सरकार के ही दौर में जब होम मिनिस्टर चिदम्बरम थे, P. चिदम्बरम, वो अक्सर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देना आते थे। तो मैंने वो जो बॉर्डर के जो बंकर हैं उसमें जो सैनिकों की स्थिति की बात पर उन पर एक सवाल पूछा था। उन्होंने उसी दिन कुछ फैसला हुआ था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, कोई आर्मी को लेके कोई फैसला हुआ था कि वो कहा कि हम ये कर रहे हो करें। तो फिर मैंने उनको पूछा था कि आपने जब आर्मी के जो बॉर्डर पे बिल्कुल वो भी आतंकवादी इलाके में आपने उनको इंसॉस दे रखी है और AK-47 नहीं दी, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दी, आप कब तक इनको दे पाओगे? ऐसे में तो कोई भी अपने बच्चों को आर्मी में क्यों भेजेगा? क्योंकि कोई भी नेता अपने बच्चों को आर्मी में नहीं भेजता है। तो वो पता नहीं कुछ कहने नहीं, आर्मी में कुछ कमी नहीं है, ऐसे करके उन्होंने टाल दिया था। उन दिनों पार्लियामेंट का भी वो सेशन चल रहा था, और उसके बाद 3 बजे के आसपास एक ब्रीफिंग होती थी, वो BJP की, सुषमा स्वराज LOP थी, लीडर ऑफ अपोजिशन, इसमें लोकसभा में। इत्तेफाक से मैंने उनको यह भी सवाल पूछा था कि इस तरीके की हालत है और आप BJP जो है इसमें विपक्षीय दल है, आप विपक्ष की पार्टी, आप इसमें क्या करेंगे? आप इस मांग को उठाएंगे, क्या करेंगे? एक ही दिन यह सवाल पूछे गए थे, लेकिन उन्होंने भी ऐसे ही तरीके से, पता नहीं याद नहीं आ रहा, कोई ऐसा जवाब नहीं था कि जो याद रखने लायक था। मतलब पहले का एटीट्यूड ये नहीं कि सिर्फ कांग्रेसी, BJP या जो भी दल थे सब आराम रहते थे। पहले के जो डिफेंस मिनिस्टर
अभी डिफेंस मिनिस्टर की तो मैं बात नहीं कर रहा, खास तौर पर प्रधानमंत्री, यह जो सब काम हो रहा है नरेंद्र मोदी, इसमें आप मुझे यह मत मानिए कि नरेंद्र मोदी कि मैं कोई उनके फेवर में बोल रहा हूँ। एक प्रधानमंत्री जो अच्छा काम कर रहे हैं उसे हमें बोलना चाहिए। और उन्होंने इंडियन आर्मी को, इन 3 जोड़ी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, NSA अजीत डोभाल और हमारे दिवंगत CDS जनरल बिपिन रावत, इन 3 की जोड़ी ने हमारी सेना को जो डिफेंसिव मोड से एग्रेसिव मोड ले आए, यह उनका योगदान सदियों तक पीढ़ियां याद रखेंगी। यदि आपकी आर्मी स्ट्रांग नहीं रहेगी तो हम उसी तरह कुचले जाएंगे जैसे 1000 साल पहले तक हम कुचले जाते रहे। आपने हालात अफ़गानिस्तान को देख लिया, याद कीजिए 12वीं शताब्दी से लेकर और 14वीं, 15वीं, 6वीं, 16वीं शताब्दी तक क्या होता रहा होगा। ये लोग लुटेरे, भूखे नंगे लोग जो हैं वहाँ पे, न इनको खाने को मिलता है न कुछ। यहाँ आते थे, लूट के चले जाते थे, यहाँ के बच्चों को काट जाते थे, पुरुषों को काट जाते थे, महिलाओं को अपने हरम में ले जाते थे। ऐसे बर्बर जातियाँ अब भी भारत पर हमला करने के लिए तैयार बैठी हैं। उनको मौका मिले तो कब यहाँ के भारत को लूट डालें। इसलिए भारत की सेना को बहुत मजबूत बनना ही होगा। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे राजनीतिक नेतृत्व है या जो अगले जो फौज में जो CDS आएंगे या और भी, वो सब इस जनरल रावत के सपने को आगे तक ले जाएंगे। तभी यह भारत मजबूत रहेगा। भारत मजबूत रहेगा तभी तो भाई, जब टुकड़ा गैंग वालों ऐसे नारे लगा पाओगे, अन्यथा आप भी कुचले जाओगे, याद रखना। पहले की बात सुनिए, एक और किस्सा। एक कर्नल थापा थे हमारे मित्र, वो बताते थे कि उन्हें किस्सा सुनाया था कि वो राजस्थान बॉर्डर पे तैनात थे। वहाँ पे कोई झील है, वो आधी पाकिस्तान में है, आधा इंडिया में। तो कोई नए लेफ्टिनेंट जो है, सेकंड लेफ्टिनेंट आया था अफसर, और वो वहाँ मछली मारने बोट लेके चले गए। उधर से पाकिस्तानी सैनिकों ने कहा कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। तो इसने भी नए फौजी और उसमें अंदाज में उसको लड़काना शुरू कर दिया। तो उसने अपनी हथियार निकाला और कहा कि देखो मैं तुरंत गोली चला दूँगा। तो इंडियन जो जवान थे, अफसर थे, उसने भी कहा हम भी तो चला देंगे। तो पाकिस्तानी ने मुस्कुराते हुए कहता, अरे छोड़, तुम क्या चलाओगे गोली, तुम्हें तो गोली चलाने के लिए पहले दिल्ली एक कागज़ भेजना पड़ेगा, लेटर, और वो लेटर 3-4 दिन बाद उसका जवाब आएगा, और तब तक तुम्हारी डेड बॉडी वापस जाएगी। कर्नल थापा ने मुझे बताया था कि कुछ और सैनिकों ने उनको बताया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, तो वो खुद दौड़े मैदान तक। उन्होंने कहा वापस आ जाओ अपने लोगों को। और जब उन्हें किस्सा सुनाया कि उसने ये कहा, तो उन्हें कहा वो सच कह रहा था, हमें इस तरह के ऑर्डर नहीं है गोली चलाने के। जनरल रावत ने सेना को दे दिया था कि इनको मारो। और यह सब इसलिए हो रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा दृढ़ नेता थे, और उनके NSA अजीत डोभाल, और फिर उनके साथ थे जनरल रावत। यह जोड़ी इस तरह से आर्मी को मजबूत बनाने में लगी थी कि चीन जैसे जो बर्बर और आतंकी जो तरह के जो उनकी विचारधारा, उनकी सोच, उनका रहन बर्बर लोगों जैसी है, उस सेना को भी अब उन्होंने पीछे हटने पर मजबूर किया। तो दोस्तों, यह था जनरल रावत को लेकर एक थोड़ी बहुत जो मेरे पास जानकारी थी, वो मैंने आपको दी। मैं उनको एक बार फिर, वो जनरल रावत, उनकी पत्नी समेत सेना के तमाम सभी जो अधिकारी उसमें दिवंगत हुए, बलिदान जिनका हुआ, उन सभी को श्रद्धांजलि देता हूँ। और इस वीडियो में यदि और भी कुछ आपके पास इस तरह की जानकारियाँ हों और इसमें ना पाई हों, तो मुझे कमेंट में अवश्य लिखें। लोग कमेंट पढ़ते हैं, उनको तक यह जानकारी जाएगी। एक छोटी सी इन सैनिकों के प्रति, जनरल रावत समेत सभी सैनिकों को एक मेरी श्रद्धांजलि थी। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी, और जो देश को प्रेम करते हैं उनको अवश्य ये वीडियो पसंद आएगी। हिमालय लोक चैनल को देखते रहिएगा, और इसका जो टाइटल सॉन्ग है उसको भी, हम पहाड़ों वाला, उसको भी सुन लेना, मेरा ही लिखा है और इस चैनल में है। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।